संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस मतलब सप्तदलीय गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चली और क्या करना पड़ा उनको। और आंदोलनकारियों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ और गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई और नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर के बीच सहमति बनी और 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म किया गया और लोकतंत्र को अपनाया गया। यहाँ पे नेपाल का The second example, Bolivia's water war. People's successful struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggles are integral to working of democracy. Bolivia is a poor country in Latin America. The World Bank pressurized government to give up its control of municipal water supply. The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multinational company. The company immediately increased the price of water by 4 times. Many people received monthly water bill of rupees 1,000 and the average income of people of Bolivia was around 5,000 rupees a month. This thing led to a popular protest. In January 2000, a new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city. The government was ready to talk, but nothing happened. Again in February, another strike followed in April and the government imposed martial law, but the power of the people forced the officials of multinational company to leave the city and the government compelled to accept the demands of the protesters. The contract with the multinational company was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates. This is known as Bolivia's water war. नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती है, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक राष्ट्रीय
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलीविया के लोगों की महीने की आमदनी 5000 रुपये थे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बोलीविया में स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। स्वतः स्फूर्त जनसंघर्ष मतलब बेटा कि बिना किसी नेता के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ और फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ। इस बार पुलिस ने दमन करने का प्रयत्न किया, लेकिन अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और दोबारा जलापूर्ति नगर पालिका को सौंपकर पुरानी पानी की दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जलयुद्ध के नाम से जाना जाता है। Democracy and popular struggles. These two strikes are from very different contexts. The movement in Nepal was to establish democracy, and Bolivia's movement involved claims on an elected democratic government. Despite of these differences, both stories share some elements which are relevant to the study of the past and future of democracies. We draw a few conclusions from these examples. First, democracy evolved through popular struggles. These movements came when the country is going through transition to democracy, expansion of democracy, or deepening of democracy. Second, democratic conflict solved through through mass mobilization. Third, these conflicts and mobilization are based on new political organizations. From both these examples, we can see that in a democracy, several different kinds of organizations work behind any big struggle. These organizations play their role in two ways. One obvious way of influencing the decisions in a democracy is direct participation in competitive politics. There are many indirect ways in which people can get government to listen to their demands. They could do so by forming an organizations and undertaking activities to promote their interest. These are called interest groups or pressure groups. Sometimes people decide to act together without forming organizations. दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
एकजुट होते हैं। कुछ आंदोलनकारी समूह।